13 और 14 नवंबर 2025 की देर रात की बात है। जम्मू कश्मीर के ज़िला पुलवामा का एक गांव लगता है कोइल। कोइल गांव में एक घर के बाहर कुछ ऑफिसर जुड़ जाते हैं, जमा हो जाते हैं। यहां आने के बाद एक घर का दरवाज़ा बार बार खटखटाया जा रहा था। घर के अंदर से जो सदस्य बाहर निकल के आता है उसको एक मैसेज दिया जाता है कि घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो या फिर बच्चा हो, कोई भी हो, जितने भी हैं सबके सबको अभी के अभी 5 मिनट के अंदर बाहर लेके आओ। ये संदेश दिया जाता है, सबके सबके सदस्यों को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद जवानों ने यहाँ पर आईईडी लगाया और उसके लगाने के कुछ देर के बाद ही एक ब्लास्ट होता है। और जैसे ही ब्लास्ट होता है तो जिस घर के अभी दरवाजे को खटखटाया जा रहा था वो घर का पूरा मलबा जमींदोज हो जाता है, यानी कि 2 मंजिला मकान वो नेस्ता नाबूद हो जाता है। और जैसे ही नेस्ता नाबूद होता है तो 14 नवंबर 2025 की सुबह सोशल मीडिया पर इस घर की बिखराव की, ये फैले हुए सामान की तस्वीरें वायरल होना शुरू हो जाती हैं। हर कोई अब इसी के बारे में बातचीत करना शुरू कर देता है। शुरू करे भी तो करे क्यों ना, क्योंकि 10 नवंबर 2025 की शाम 6:42 के आसपास राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास I-20 कार में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त था कि यहाँ पर 13 लोगों की मौत हो जाती है और करीब 20 लोग घायल हो जाते हैं। जो इस I-20 कार को चला रहा था उसके बारे में पता निकालने की कोशिश की जा रही थी। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ये पता चलता है, एक व्यक्ति का नाम सामने आता है जो कि जिसका नाम डॉक्टर उमर नबी होता है। डॉक्टर उमर नबी है या नहीं है, पुलिस प्रशासन ने इसका भी डीएनए सैंपल लिया। जो कार की स्टीयरिंग पर कुछ मास्क के लोथड़े थे, साथ ही जहां पर ब्रेक लगाया जाता है या फिर एक्सीलेटर होता है वहां पर कुछ मास्क के लोथड़े थे। डीएनए सैंपल लिया जाता है। डीएनए सैंपल लेने के बाद उसके घर के एड्रेस पर, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का कोइल गाँव होता है, वहां से जब डीएनए सैंपल लिए जाते हैं और मिलान किया जाता है तो ये क्लियर हो जाता है कि ये डॉक्टर उमर नबी का किया धरा सब कुछ है। इसलिए उसके घर को नेस्ता नाबूद कर दिया जाता है। और इसके बाद जो होता है या इससे पहले जो होता है, आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक जगह लगती है, यहाँ के रहने वाले डॉक्टर जीवी राम गोपाल, जो कि आरएमओ के पद पे होते हैं, आरएमओ, और उनकी पत्नी होती हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी होती हैं। नाम उनका पीसी रंगम्बा होता है। उनको एक बेटा होता है जिसका बेटे का नाम रखा जाता है जीवी संदीप चक्रवर्ती। जीवी संदीप चक्रवर्ती शुरू से ही पढ़ने में बेहद होशियार होते हैं। उन्होंने 12वीं की जब परीक्षा दे रहे थे, इसी बीच में नीट की तैयारी कर रहे थे। नीट की तैयारी करने के दौरान ही उनका सिलेक्शन हो जाता है और वो एमबीबीएस की पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। कुरनूल में रहते हुए ही उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर ली थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद ही उन्होंने 1 साल तक एमबीबीएस की तैयारी की। यानी कि एमबीबीएस वो जो प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे। एक दिन अपनी माता, एक दिन अपने पिता से बातचीत कर रहे थे। कह रहे थे कि मेरा मन इस डॉक्टर की लाइन में नहीं लगता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। परिवार के लोगों ने सहमति दी और सहमति देने के बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। और जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया तो साल 2014 में उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर दिया और उनको मिलता है आईपीएस का कैडर मिल जाता है। जब आईपीएस का कैडर मिलता है उसके बाद में उनकी तैनाती हो जाती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जैसे उरी, सोपोर, बारामूला, हिंदवाड़ा, कुपवाड़ा, कुलगांव, अनंतनाग जैसे ज़िलों में उनकी पोस्टिंग होती है। वहाँ ऑफिसर बन के इधर से उधर जाते हैं और कई ऐसे बड़े ऑपरेशन उन्होंने चलाए थे। और साथ ही उनका शानदार काम होने की वजह से ही 6 बार उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। साथ ही उन्हें जम्मू और कश्मीर पुलिस ने लगभग 4 बार वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया और सेना ने भी उन्हें सम्मानित किया था। लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई और जगह बनाने के साथ ही वो उनके सुख दुख में भी हिस्सा लेते थे, साथ ही देश की सेवा भी कर रहे थे। अप्रैल 2025 में श्रीनगर में उनकी एसएसपी के तौर पर पोस्टिंग हो जाती है और जैसा अपना काम था, रूटीन था, वैसे ही अपना काम कर रहे थे। लेकिन एक दिन एक खबर आती है। खबर थी कि 17 अक्टूबर 2025 को नौगांव एक जगह लगती है पुलवामा में, नौगांव में एक पोस्टर लगा हुआ है और उस पोस्टर के बारे में जब उच्च अधिकारियों के पास ये बात थी तो बाकी शायद और ऑफिसर्स ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जीबी संदीप चक्रवर्ती ने इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि उनका अपना पर्सनल नेटवर्क जो चारों तरफ फैला हुआ था, उसी नेटवर्क के सहारे उन्होंने बातचीत करना शुरू किया। अपने कुछ लोगों को लगाया, उनसे कहा कि इस मामले की जांच पड़ताल करनी है और उन्होंने कुछ लोगों ने उनकी मदद की, कुछ सीसीटीवी कैमरे की मदद से, कुछ सर्विलांस की मदद से, कुछ जो फोरेंसिक जो टीम होती है उसकी मदद से आखिरकार आईपीएस ऑफिसर जीवी चक्रवर्ती जैसे जैसे आगे चल रहे थे वैसे वैसे उनके रास्ते भी आसान होते चले जाते हैं। यहाँ से कुछ लोगों की मदद की वजह से पता चलता है कि ये जो पोस्टर चिपकाया गया था वो पोस्टर जैश ए मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन है, उस आतंकवादी संगठन ने ये
पोस्टर चिपकाया था। जब सीसीटीवी कैमरे की मदद से पता चलता है तो उसमें 2 पत्थरबाजों के चेहरे दिखाई देते हैं। उन 2 पत्थरबाजों से जब पूछताछ की जाती है, वो पहले भी इस तरह के जो पुलिस पर पत्थर पत्थर चलाना, चाहे सेना पर पत्थर चलाना हो, तब उन्हें पकड़ा जाता है। जो उन्हें पकड़ने के बाद एक नाम सामने आता है और वो उस नाम होता है मौलाना इरफान का। मौलाना इरफान दरअसल शोपिया ज़िले का रहने वाला होता है और नौगाँव में रह के ही वो इमामत करता है। हालाँकि वो ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, कक्षा 3 तक वो पढ़ा-लिखा है, लेकिन उसके संपर्क में जब उन्होंने इसकी जाँच करना शुरू किया है, पड़ताल करना शुरू किया है, तो एक थ्रोमा नाम का एक एप्लीकेशन होता है, साथ ही एक टेलीग्राफ नाम का एक एप्लीकेशन होता है। उस एप्लीकेशन के माध्यम से ये पता चलता है कि ये बहुत पढ़े-लिखे लोगों के संपर्क में है और उनसे कुछ बातचीत करता है और साथ ही ये जैश-ए-मोहम्मद हो या अंसार गज़वत उल हिंद हो, ऐसे आतंकवादी संगठनों के ये कॉन्टैक्ट में हैं। उनकी जो वीडियो हैं, उनकी वीडियो देख के बड़ा इम्प्रेस होता है और उन्हीं की वीडियो के बारे में बाकी लोगों को, चाहे वो उसकी खुद के पढ़ने वाले स्टूडेंट हों या फिर पढ़े-लिखे लोग हों, इस तरह के। जब आगे जाँच-पड़ताल होना शुरू होता है, तो जाँच-पड़ताल पहुँच जाती है भारत का एक प्रदेश है हरियाणा। हरियाणा का ही एक इलाका है फरीदाबाद, वहाँ तक जाँच-पड़ताल पहुँच जाती है। आईपीएस ऑफ़िसर ने अपनी टीम तैयार की और टीम तैयार करने के बाद उन्होंने कहा कि हमें यहाँ जाके हरियाणा पुलिस से संपर्क करना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी संपर्क किया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो, हरियाणा पुलिस, जम्मू और कश्मीर की पुलिस, इन्होंने मिलकर एक अभियान चलाया और अभियान चलाने के बाद ये पता किया कि एक अल फलाह विश्वविद्यालय है। अल फलाह विश्वविद्यालय के अंदर डॉक्टर मुज़म्मिल नाम का एक डॉक्टर है। डॉक्टर मुज़म्मिल को 30 अक्टूबर 2025 को जब हिरासत में लिया गया, उससे पड़ताल की गई, पूछताछ की गई, तो पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि धोज गाँव लगता है। धोज गाँव में ही ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर एक कमरे ले रखा है किराए पर। तो वहाँ से 358 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ मिलता है और जब पड़ताल की जाती है, पड़ताल करने के बाद फतेहपुर तगा एक जगह लगती है, गाँव लगता है। ये इस धोज से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर 2563 किलोग्राम विस्फोटक मिलता है और साथ ही इनकी निशानदेही के आधार पर असोल्ट राइफल, जो कि AK-47 से इसकी साइज में छोटी होती है लेकिन मारक क्षमता कम नहीं होती, 84 जिंदा कारतूस मिलते हैं और पिस्टल मिलती है। इस तरह की बातें थी जब सामने आ रही थी। साथ ही जांच पड़ताल और आगे बढ़ने लगती है तो पता चलता है कि डॉक्टर मुज़म्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल, इन्होंने तीनों ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए इकट्ठा किया था और 20 लाख रुपए इकट्ठा करने के बाद उनसे कुछ ऐसी चीज़ें खरीदनी थी, सामान इकट्ठा करने थे, कार इकट्ठी करनी थी और विस्फोटक पदार्थ इकट्ठे करने थे। उसमें से लगभग 3 लाख रुपए के आसपास का विस्फोटक यानी कि NPK खरीदा जाता है, जो उर्वरक होता है, जिसका खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन्होंने इसका इस्तेमाल खेतों में इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि उसका ब्लास्ट किया सके, बम बनाया जा सके, इस तरह के उन्होंने IED बनाने के इस्तेमाल में उन्होंने इसके प्रयोग करने के लिए इस इकट्ठा किया। इससे पहले कि ये जांच पड़ताल कुछ आगे बढ़ती, कुछ और पकड़े जाते, तभी 10 नवंबर 2025 की शाम 6:52 के आसपास लाल किला के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक बड़ा ब्लास्ट होता है और जैसे ब्लास्ट होता है तो इस ब्लास्ट की गूंज लगभग आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में सुनी जाती है और जहाँ जहाँ तक ये सुना जाता है वहाँ तक लोग दहल जाते हैं और जो आसपास की जगह होती हैं वो बिल्कुल जल जाती हैं। जो आसपास के वाहन होते हैं वो उनकी चपेट में आ जाते हैं, भगदड़ मच जाती है। लोगों ने किस तरकीब से अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जो बच सके वो बच गए, जो नहीं बच सके उनमें 13 लोग ऐसे थे जिनकी इलाज के दौरान ये वैसे मौत हो जाती है। 20 इसमें करीब घायल हो जाते हैं। जब पुलिस और प्रशासन ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि I-20 कार है और I-20 कार का नंबर है HR26CE7674। इस कार को जब ये रजिस्टर्ड नंबर के माध्यम से पता करने की कोशिश की तो ऐसी तार जोड़ते चले गए। 1.5 साल में लगभग 7 या 8 बार ये कार बेची गई, खरीदी गई और ऐसे करते करते ये तारिक नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके पास ये कार पहुंच जाती है और उसी के पास से कार पहुंच जाती है डॉक्टर उमर नबी के पास, जो उसे चला रहा था। शुरुआत में सिर्फ एक कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें डॉक्टर नबी बैठा हुआ है, डॉक्टर उमर नबी, लेकिन जब उसकी घर का एड्रेस लिया जाता है, उसकी माँ का, उसके परिवार के लोगों का DNA सैंपल लिया जाता है, उससे जब मिलान किया जाता है, मिलान करने के बाद ही पता चल जाता है कि ये जो गाड़ी में बैठा हुआ है, जो ब्लास्ट में मारा गया है और जिसकी वजह से लगभग 12-13 लोग मारे गए हैं, ये डॉक्टर उमर ही है। उसके बाद फिर और जांच पड़ताल आगे बढ़ती है और जब जांच पड़ताल आगे बढ़ती है तो ये पता चलता है कि 6 दिसंबर, आने वाली 6 दिसंबर को, जो 6 दिसंबर 2025 से लगभग 32 जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही ब्लास्ट किए जाने थे। जैसे क्या, लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के आसपास, 1 के पास जो ब्लास्ट किया गया था, इस तरह से ब्लास्ट होते और इस ब्लास्ट करने के पीछे का एक ही मकसद था कि बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था उसका ये बदला लेने की एक तरह की
तैयारी थी। ये वाइट कॉलर जो पढ़े लिखे लोग हैं इस तरह का काम कर रहे थे। हालांकि कुछ इनके जो इरादे थे उनको भांप लिया गया था और इस इरादों को बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी भी पुलिस प्रशासन की जांच चल रही है, अभी भी एजेंसियों की जांच चल रही है, अभी भी एनआईए इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल करने के बाद अब तक लगभग 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 12 में 6 डॉक्टर बताए जाते हैं। और एक नाम है जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, ये रहने वाली हैं लखनऊ की, नाम इनका डॉक्टर शाहीन शाहिद है, उम्र लगभग इनकी 45 साल के आसपास है। इनके लखनऊ वाले घर पर भी छापेमारी की जा रही है और इन पर ये इल्ज़ाम है कि मुजम्मिल की ये बहुत ज़्यादा करीबी थी, जिनके जो कार में राइफल मिली थी। अब इनके बारे में और थोड़ा हमने जानने की कोशिश की तो साल 2015 से 2023 तक का इनका ट्रैवल जो हिस्ट्री है वो ये किस किस के संपर्क में थी, इन सब की जांच पड़ताल की जा रही है। इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू कॉलेज से इन्होंने एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई की और 2017 में इनके पति से इसलिए तलाक हो जाता है। बताया जाता है कि डॉक्टर हयात जाफर ने इसलिए तलाक ले लिया था क्योंकि जो इनकी एक्टिविटी थी वो कुछ अजीब टाइप की थी। पति इनसे अलग हो जाता है, लेकिन जब जो 2017 के बाद में एक तरह से पूरी तरह से आज़ाद हो जाती हैं, फिर इनकी मर्जी हो जाती है। 2021 में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है उस यूनिवर्सिटी से ये जुड़ जाती हैं। वहाँ जुड़ने के बाद इन्हीं की वजह से बताया जाता है कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील जो कि पुलवामा का रहने वाला है, जिनकी वजह से 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ जमा किया गया था। डॉक्टर आदिल अहमद जो कि काजी कुंड कश्मीर का रहने वाला है, जिसके जैश के धमकी वाले पोस्टर लगाए थे इस पर ही, और लोकर से इसके AK-47 मिली थी। और साथ ही डॉक्टर सज्जाद अहमद जो कि पुलवामा का रहने वाला है, आरोप ये है कि डॉक्टर उमर का ये दोस्त है जो गाड़ी में था I-20 कार में जिसमें ब्लास्ट में मारा गया था, ये उसका करीबी था। और डॉक्टर परवेज अंसारी, ये डॉक्टर शाहीन शाहिद जिसकी उम्र 45 साल है, उसका ये सगा भाई है जो कि लखनऊ में रहता है। ये यूपी आरोप इन पर यह है कि मॉड्यूल है ये उसी से जुड़े हुए हैं और इनके पास से कुछ डॉक्यूमेंट भी मिली हैं। ऐसे ही डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक हैं जो कि कुलगांव कश्मीर के रहने वाले हैं। इन पर भी आरोप है कि ये भी एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़ाव है इनका। लगभग 500 जगह पर अभी तक छापेमारी हो चुकी है। 500 जगहों पर लगभग 600 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस मॉड्यूल के बारे में, जो आतंकी मॉड्यूल जिसमें वाइट कॉलर वाले लोग शामिल हैं, तो इनके बारे में एक पड़ताल की जा रही है कि पहलू की जांच पड़ताल की जा रही है। और साथ ही अभी जो जांच पड़ताल के हिस्से में आ चुके हैं वो अल फलाह यूनिवर्सिटी भी आ चुकी है। और अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में हमने और देखा तो लगभग 1250 छात्र छात्राओं का यहाँ पर एडमिशन है, जिसमें लगभग करीब 40% छात्र कश्मीर के बताए जाते हैं। हालांकि AIU ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को भी समाप्त कर दिया है और 2019 से लेकर अभी तक का इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को कहाँ से ऐड मिलती है, कौन कौन संपर्क में है, किस किस की वजह से इसकी मान्यता हुई है नहीं हुई है, कौन यहाँ आता है जाता है, पूरे A से लेकर Z तक हर एक बिंदु की जांच पड़ताल की जा रही है। अब जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का इन छात्रों से कितना जुड़ाव था, या ये खाली छात्र ही ये सब इस घटनाक्रम को अंजाम देने की फिराक में थे, या फिर कोई और वजह है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, एक IPS ऑफिसर की मुस्तैदी की वजह से देश में होने वाले लगभग 32 जगहों पर जो ब्लास्ट होते उसमें न जाने कितने बेकसूर मारे जाते, इतनी बड़ी घटना ज़रूर बच गई है। अभी हालांकि कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कि इनकी तार ज़्यादा लंबे फैल चुके हों, लेकिन जो भी होगा वो जांच एजेंसियां का दावा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जो भी से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कुछ लोगों ने दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जो सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।